साल 2022 यूरोप अचानक एक ऐसे एनर्जी क्राइसिस के बीच खड़ा था जिसकी किसी ने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। नेचुरल गैस की सप्लाई पर पूरी दुनिया की नजर थी। उसी दौरान लोगों का ध्यान पहली बार उन हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की तरफ गया जो समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र के तल पर चुपचाप काम कर रही थी। फिर कुछ महीनों बाद बाल्टिक सी में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हालांकि बाल्टिक सी की पाइपलाइनें लगभग 2 किलोमीटर गहराई पर नहीं थी, लेकिन उस घटना ने पहली बार दुनिया का ध्यान समुद्र के नीचे छिपे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर खींच दिया। तभी एक बड़ा प्रश्न सामने आया, आखिर ऑफशोर इंडस्ट्री लगभग 2 किलोमीटर या उससे भी अधिक गहराई में इतनी विशाल पाइपलाइनें बिछाती कैसे है? अगर ऐसी गहराई की बात करें जहां इंसान कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां पानी का दबाव साधारण मशीनों को काम करने नहीं देता, तो आखिर वहां पाइपलाइन बिछाई कैसे जाती हैं? यही सवाल ऑफशोर इंजीनियरिंग की दुनिया को सबसे दिलचस्प बनाता है, क्योंकि समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाना सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं होता। यह जियोलॉजी, ओशन साइंस, रोबोटिक्स, नेविगेशन, मटेरियल इंजीनियरिंग और हजारों लोगों की कई सालों की प्लानिंग का नतीजा होता है। एक छोटी सी गलती अरबों डॉलर के नुकसान में बदल सकती है। इसलिए समुद्र के नीचे पाइपलाइन डालने का काम तब शुरू नहीं होता जब जहाज साइट पर पहुंचता है। असली काम उससे कई साल पहले शुरू हो चुका होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक उस रास्ते को ढूंढते हैं जहां पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। पहली नजर में समुद्र का तल सपाट दिखाई दे सकता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है। वहां गहरी खाइयां होती हैं, तेज ढलानें होती हैं, पुराने ज्वालामुखी जैसी चट्टानी संरचनाएं होती हैं, कहीं नरम कीचड़ होती है तो कहीं बेहद कठोर चट्टानें। अगर पाइपलाइन किसी ऐसी जगह रख दी जाए जहां नीचे की मिट्टी धीरे धीरे खिसकती हो, तो कुछ साल बाद पूरी पाइपलाइन मुड़ सकती है या टूट भी सकती है। इसलिए सर्वे शिप्स महीनों तक उस इलाके का हाई रेजोल्यूशन मैप तैयार करती हैं। आधुनिक सोनार सिस्टम्स समुद्र की गहराई को मापते हैं, जबकि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs समुद्र के तल के इतने विस्तृत नक्शे बनाते हैं कि इंजीनियर कई किलोमीटर दूर बैठकर भी हर चट्टान और हर ढलान को देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ समुद्र की सतह का नक्शा काफी नहीं होता। असल चुनौती समुद्र के तल के नीचे छिपी होती है। इसलिए वैज्ञानिक कई जगह मिट्टी और चट्टानों के सैंपल भी निकालते हैं। उन्हें यह समझना होता है कि नीचे की जमीन पाइपलाइन का वजन दशकों तक सह पाएगी या नहीं। कई बार पाइपलाइन के ऊपर बाद में पत्थर डाले जाते हैं या उसे समुद्र के तल में हल्का सा दबाया जाता है ताकि तेज समुद्री धाराएं उसे हिला ना सकें। यानी पाइपलाइन रखने से पहले इंजीनियर समुद्र के तल को लगभग उसी तरह समझते हैं जैसे किसी शहर में बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी जमीन की जांच की जाती है। जब रास्ता तय हो जाता है तब अगला सवाल सामने आता है, क्या पूरी पाइपलाइन एक ही टुकड़े में समुद्र के नीचे भेज दी जाती है? सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एक ऑफशोर पाइपलाइन कई 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है। इतना बड़ा स्टील का टुकड़ा बनाना, उसे ले जाना और समुद्र में उतारना लगभग असंभव है। इसलिए पाइपलाइन हजारों अलग अलग स्टील पाइप से बनाई जाती है। हर पाइप आमतौर पर लगभग 12 मीटर लंबा होता है। इन्हें खास स्टील से बनाया जाता है ताकि वे बहुत अधिक दबाव और वर्षों तक चलने वाले कोरोजन का सामना कर सके। लेकिन स्टील भी समुद्र में हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। समुद्री पानी लगातार धातु को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हर पाइप के ऊपर कई प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई जाती हैं। सबसे पहले एंटी कोरोजन कोटिंग, फिर मजबूत बाहरी कोटिंग और कई प्रोजेक्ट्स में भारी कंक्रीट कोटिंग भी लगाई जाती है। पहली बार सुनने पर यह अजीब लग सकता है कि पाइप पर कंक्रीट क्यों चढ़ाई जाती है, लेकिन इसका कारण बहुत दिलचस्प है। केवल स्टील की पाइप कई परिस्थितियों में पर्याप्त स्थिर नहीं रहती, इसलिए उस पर कंक्रीट कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि उसका वजन बढ़े और वह समुद्र के तल पर मजबूती से बनी रहे। अगर उसका वजन पर्याप्त ना हो तो वह समुद्री धाराओं के असर से अपनी जगह बदल सकती है। कंक्रीट उसे अतिरिक्त वजन देता है जिससे वह समुद्र के तल पर स्थिर बनी रहती है। अब तक सब कुछ फैक्ट्री में हो रहा था, लेकिन असली इंजीनियरिंग तब शुरू होती है जब ये पाइप समुद्र में ले जाए जाते हैं। इसके लिए साधारण जहाज काम नहीं आते। दुनिया में कुछ बेहद विशेष पाइप लेइंग वेसल्स बनाए गए हैं जिनकी कीमत कई देशों के बड़े युद्धपोतों के बराबर होती है। इन जहाजों को देखकर पहली नजर में शायद यह समझ ही ना आए कि ये निर्माण का काम करते हैं। इनके ऊपर विशाल वेल्डिंग स्टेशंस, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम्स, कई 100 मीटर लंबे वर्किंग डेक और भारी क्रेन लगे होते हैं। यही चलते फिरते कारखाने समुद्र के बीच पाइपलाइन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहाज पर पहले से पूरी पाइपलाइन मौजूद नहीं होती। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे नए पाइप उसके डेक पर लाए जाते हैं।
फिर अत्यधिक सटीक मशीनों की मदद से उन्हें पिछले पाइप से वेल्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ वेल्डिंग कर देना काफी नहीं होता, हर वेल्ड की कई बार जांच होती है। आधुनिक प्रोजेक्ट्स में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और दूसरी नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि बिना पाइप काटे यह पता लगाया जा सके कि जोड़ पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि अगर 2 किलोमीटर गहराई में पहुंचने के बाद किसी एक जोड़ में भी कमजोरी रह जाए तो बाद में उसकी मरम्मत करना बेहद कठिन और महंगा हो सकता है। जब नया पाइप जुड़ जाता है तब जहाज उसे धीरे धीरे समुद्र में छोड़ना शुरू करता है। यहीं से पूरी प्रक्रिया सबसे रोमांचक और सबसे जोखिम भरी बन जाती है। पाइप सीधे नीचे नहीं गिरती, वह जहाज से निकलकर एक विशाल घुमाव बनाते हुए धीरे धीरे समुद्र के तल तक पहुंचती है। इंजीनियर इसे एस ले मेथड कहते हैं, क्योंकि पाइप का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा दिखाई देता है। लेकिन यह घुमाव जितना साधारण दिखता है उसके पीछे उतनी ही जटिल फिजिक्स काम करती है। अगर पाइप बहुत तेजी से नीचे जाए तो वह अपने ही वजन से टूट सकती है। अगर बहुत धीरे छोड़ी जाए तो उस पर अनचाहा तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जहाज पर लगे विशाल टेंशनर्स हर सेकंड पाइप पर लगने वाले बल को नियंत्रित करते रहते हैं। समस्या सिर्फ पाइप को नीचे भेजने की नहीं होती, जहाज खुद भी समुद्र की लहरों, हवा और धाराओं के बीच लगातार हिलता रहता है। अगर जहाज कुछ मीटर भी अपनी तय जगह से हट जाए तो कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का पूरा रास्ता बदल सकता है। इसलिए आधुनिक पाइप लेइंग शिप्स साधारण एंकर पर निर्भर नहीं रहते। इनके नीचे कई शक्तिशाली थ्रस्टर्स लगे होते हैं और डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम हर सेकंड सैटेलाइट नेविगेशन, जायरोस्कोप्स, मोशन सेंसर्स और कंप्यूटर नियंत्रित थ्रस्टर्स की मदद से जहाज की स्थिति को कुछ मीटर नहीं बल्कि कई बार कुछ सेंटीमीटर की सटीकता तक नियंत्रित रखता है। समुद्र के बीच यह तकनीक लगातार छोटे छोटे सुधार करती रहती है ताकि जहाज लगभग उसी स्थान पर बना रहे जहां इंजीनियर चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पाइप समुद्र की गहराई में उतरती जाती है एक नया दुश्मन सामने आने लगता है, दबाव। लगभग 2 किलोमीटर की गहराई पर पानी का दबाव लगभग 200 एटमॉस्फेयर्स यानी समुद्र की सतह के वायुमंडलीय दबाव से लगभग 200 गुना होता है। इसे ऐसे समझिए कि हर वर्ग सेंटीमीटर पर इतना बल पड़ रहा होता है जितना कई ईंटों का वजन एक साथ रख देने पर महसूस हो। इससे गहराई पर कोई गोताखोर काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अधिकांश सबमर्सिबल्स भी सीमित समय के लिए ही नीचे जा पाते हैं। अब सवाल यह है कि जब इंसान वहां पहुंच ही नहीं सकता तब इंजीनियर कैसे जानते हैं कि पाइप सही जगह पर बैठी है या नहीं। अगर बीच में कोई चट्टान आ जाए, पाइप मुड़ जाए या उसका कोई हिस्सा हवा में लटक जाए तो इसका पता कौन लगाता है? यही वह जगह है जहां इस सब पूरी कहानी में इंसानों की जगह मशीनें ले लेती हैं और समुद्र की गहराइयों में शुरू होती है ऐसी इंजीनियरिंग जिसे देखकर आज भी दुनिया के सबसे अनुभवी वैज्ञानिक प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। समुद्र की लगभग 2 किलोमीटर गहराई पर जहां इंसान सीधे काम नहीं कर सकता वहां पूरी जिम्मेदारी रोबोट्स के हाथ में होती है। इन्हें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs कहा जाता है। ये साधारण अंडर वाटर ड्रोन्स नहीं होते बल्कि लाखों डॉलर कीमत वाली ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें हाई डेफिनेशन कैमराज, शक्तिशाली LED लाइट्स, सोनार सिस्टम्स, लेजर मेजरिंग टूल्स और कई बार रोबोट आर्म्स भी लगे होते हैं। ये एक मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ऊपर मौजूद जहाज से जुड़े रहते हैं। इसी के माध्यम से उन्हें बिजली भी मिलती है और रियल टाइम वीडियो भी ऊपर पहुंचता रहता है। जहाज पर बैठे ऑपरेटर्स इन रोबोट्स को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि वे समुद्र की लगभग 2 किलोमीटर गहराई में भी मिलीमीटर स्तर की सटीकता से काम कर सके। जब पाइप समुद्र के तल तक पहुंचती है तो सबसे पहले यही ROVs उसकी पूरी लंबाई का निरीक्षण करते हैं। अगर कहीं पाइप किसी चट्टान पर असंतुलित तरीके से टिक गई हो, अगर उसके नीचे खाली जगह रह गई हो या अगर उसका कोण डिजाइन से अलग हो तो तुरंत उसकी जानकारी ऊपर भेज दी जाती है। कई बार ROVs विशेष उपकरणों की मदद से पाइप के आसपास की मिट्टी की भी जांच करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 30 से 50 साल तक सुरक्षित रहनी चाहिए। इंजीनियर जानते हैं कि समुद्र कभी स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे बदलती धाराएं और समुद्र के तल की मिट्टी आने वाले वर्षों में पाइप पर अलग अलग तरह का दबाव डाल सकती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर सिर्फ पाइप को समुद्र के तल पर रख देना पर्याप्त नहीं होता। अगर आसपास जहाजों का आना जाना ज्यादा हो या भविष्य में एंकर गिरने का खतरा हो तो पाइपलाइन को समुद्र के तल के अंदर दबाया भी जाता है। इसके लिए विशेष ट्रेंचिंग मशीन्स का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें पाइपलाइन के साथ साथ चलती हैं और समुद्र के तल में एक लंबी खाई बनाती हैं। फिर पाइप उस खाई में बैठ जाती है और ऊपर से मिट्टी या प्राकृतिक तल उसे ढक देता है। कुछ क्षेत्रों में वाटर जेट ट्रेंचिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसमें अत्यधिक दबाव वाले पानी से मिट्टी हटाई जाती है। वहीं कठोर चट्टानी इलाकों में मैकेनिकल कटिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, यानी समुद्र का हर हिस्सा अलग रणनीति मांगता है।
लेकिन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा गहराई नहीं होती। कई बार असली समस्या तापमान बन जाता है। समुद्र की सतह पर मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, लगभग 2 किलोमीटर नीचे पानी का तापमान अक्सर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दूसरी तरफ पाइपलाइन के अंदर निकलने वाला ऑयल या नेचुरल गैस कई बार इससे कई गुना अधिक गर्म होता है। अगर यह गर्म फ्लूइड ठंडा हो जाए तो क्रूड ऑयल में वैक्स जम सकता है, जबकि नेचुरल गैस और पानी की मौजूदगी में गैस हाइड्रेट्स बनने लगते हैं। हाइड्रेट्स बर्फ जैसे दिखने वाले ठोस क्रिस्टल होते हैं जो धीरे धीरे पूरी पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक ऑफशोर पाइपलाइंस केवल स्टील की पाइप नहीं होती, उनमें थर्मल इंसुलेशन भी होती है ताकि अंदर का तापमान लंबे समय तक नियंत्रित रहे। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो पाइप इन पाइप डिजाइन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक पाइप दूसरी पाइप के अंदर होती है और दोनों के बीच विशेष इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। इतनी सावधानियों के बाद भी काम खत्म नहीं होता। अब पूरी पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू होती है। सबसे पहले पाइपलाइन को साफ पानी, अक्सर ट्रीटमेंट किए गए फ्रेश वाटर से भरकर उसे सामान्य ऑपरेटिंग दबाव से भी अधिक प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। इसे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि कहीं कोई लीक तो नहीं है और पूरा सिस्टम अपेक्षित दबाव सह सकता है या नहीं। अगर सबसे छोटा भी रिसाव मिलता है तो उसे पहले ठीक किया जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर मौजूद पानी पूरी तरह निकाला जाता है, क्योंकि पानी भविष्य में कोरोजन या हाइड्रेट बढ़ने का कारण बन सकता है। इसके लिए पाइपलाइन के अंदर विशेष उपकरण भेजे जाते हैं जिन्हें पिग्स कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के पिग्स अलग अलग काम करते हैं। कुछ पाइपलाइन की क्लीनिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग, कुछ उसके आकार और माप की कैलिब्रेशन करते हैं, जबकि स्मार्ट पिग्स पाइपलाइन के अंदर जाकर उसकी पूरी जांच करते हैं। ये जंग, दरार या किसी भी तरह की खराबी का पता लगा लेते हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद भी समय समय पर इन्हीं की मदद से उसकी स्थिति की जांच की जाती है ताकि किसी भी समस्या का पता पहले ही चल सके। अब शायद लगे कि पाइपलाइन चालू होने के बाद उसका काम खत्म हो गया, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। असली निगरानी तो उसके बाद शुरू होती है। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइन को लगातार सेंसर्स, प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और नियमित आरओवी इंस्पेक्शंस के जरिए देखा जाता है। अगर किसी हिस्से में दबाव सामान्य से अलग हो जाए, फ्लो अचानक कम हो जाए या किसी सेक्शन में असामान्य कंपन महसूस हो तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत सूचना मिल जाती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की मदद से कई कंपनियां संभावित समस्या का अनुमान पहले ही लगाने की कोशिश करती हैं ताकि खराबी होने से पहले उसकी मरम्मत की जा सके। फिर भी समुद्र हमेशा इंसानों की योजना के अनुसार व्यवहार नहीं करता। इतिहास में कई बार अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स ने पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया है। कुछ जगह भूकंप के कारण समुद्र का तल खिसक गया। कहीं तेज समुद्री धाराओं ने वर्षों में नीचे की मिट्टी हटा दी, जिससे पाइपलाइन का एक हिस्सा समुद्र के तल से ऊपर बिना सहारे के लटक गया। इसे फ्री स्पैन कहा जाता है। अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो लगातार कंपन के कारण पाइप पर थकान बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में आरओवीज की मदद से नीचे विशेष सपोर्ट स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, जहां अतिरिक्त पत्थर डालकर पाइप को फिर से स्थिर किया जाता है। यानी इंस्टॉलेशन के बाद भी इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि दुनिया की अधिकांश अंडर वाटर पाइपलाइंस 2 किलोमीटर गहराई में नहीं होती। कई पाइपलाइनें उथले समुद्र में बिछाई जाती हैं, जहां डाइवर्स भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑयल और गैस की खोज गहरे समुद्रों तक पहुंची, वैसे वैसे नई तकनीकों का विकास हुआ। आज कुछ ऑफशोर फील्ड्स ऐसे हैं जहां उत्पादन 2000 मीटर से भी अधिक गहराई से किया जाता है। ऐसी जगहों पर इंसानों के बजाय लगभग पूरा ऑपरेशन रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स और अत्यधिक सटीक इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है। अगर आप किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर हॉराइजन की तरफ देखें तो आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, लेकिन उसी पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, विशाल मनीफोल्ड्स, सबसी वाल्व्स, कंट्रोल सिस्टम्स और रोबोट्स लगातार काम कर रहे होते हैं। इनमें से अधिकांश चीजें कभी समाचारों में नहीं आती, क्योंकि जब तक सब कुछ सही चलता रहता है दुनिया को उनका अस्तित्व महसूस ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहीं सप्लाई रुकती है या किसी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है, तब पूरी दुनिया समझती है कि समुद्र की गहराइयों में छिपी यह इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो आखिर 2 किलोमीटर गहरे समुद्र में पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है? इसका जवाब किसी एक मशीन, किसी एक जहाज या किसी एक तकनीक में नहीं छिपा है। यह सब वर्षों की प्लानिंग, समुद्र तल के सर्वे, विशेष स्टील मटेरियल्स, अत्यधिक सटीक वेल्डिंग, डायनामिक पोजिशनिंग से लैस विशाल पाइप लेइंग शिप्स, आरओवी रोबोट्स, एडवांस्ड सेंसर्स, थर्मल इंजीनियरिंग और लगातार होने वाली मॉनिटरिंग की बदौलत संभव हो पाता है। यह उन दुर्लभ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है जहां इंसान ऐसी जगह स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है जहां इंसान सीधे जाकर काम भी नहीं कर सकता।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।